हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर एक डीप डाइव क्लास करने वाले हैं उसने लगभग हजारों छात्रों की नींद उड़ा रखी है। बिल्कुल। और ये मुद्दा है यूपीडीईएलएच सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं का। देखिए, मई का महीना जैसे जैसे करीब आ रहा है ना, परीक्षार्थियों के बीच एक भारी असमंजस का माहौल बन गया है। हाँ, और मैं सोच रहा था कि सबसे बड़ा टेंशन तो एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ इन डेट्स का डायरेक्ट क्लैश होना है। साथ ही जो परीक्षा केंद्रों का एक नया संकट खड़ा हो गया है, उसने इस पूरे सिस्टम को एक कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल पजल बना दिया है। चलिए इस मुद्दे की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सही कहा आपने। और क्या है ना, सोशल मीडिया पर तो अफवाहों का बाजार बिल्कुल गर्म है। हर तीसरा व्यक्ति अपनी एक नई थियरी पेश कर रहा है। पर आज हमारी इस क्लास का लक्ष्य किसी अफवाह को बढ़ावा देना नहीं है। सही बात है। हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों, नोटिसेस और प्रशासनिक मजबूरियों के आधार पर इस पूरी स्थिति को स्टेप बाय स्टेप समझना है, बिना किसी शोर शराबे के। एग्जैक्टली। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल करंट स्टेटस से। यस। यानी अभी जमीनी हकीकत क्या है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ये अफवाहें चल रही थीं कि परीक्षाएं किसी भी तरह अप्रैल के अंत तक हो जाएंगी। इन बातों ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाला है। हाँ, पर अब ये बात 100% तय हो चुकी है कि अप्रैल में परीक्षा होने का कोई भी चांस नहीं बचा है। जो सबसे मजबूत संभावना बन रही है वो मिड में की है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में बिल्कुल स्पष्ट किया है, 11 से 16 मई की तिथियां फिलहाल प्रस्तावित हैं। ओके, तो 11 से 16 मई। लेकिन एक मिनट, इन डेट्स को हम फाइनल क्यों नहीं मान सकते? आखिर इनमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ध्यान देने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी विभाग द्वारा एक तारीख को प्रस्तावित करने और उसके अंतिम रूप से लागू होने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी कोई डेट प्रस्तावित करता है तो वो सिर्फ अपने इंटरनल सिलेबस को ध्यान में रखकर एक आदर्श स्थिति बनाता है। उन्हें बाकी एग्जाम्स का शुरुआत में नहीं पता होता। पर जब वो शेड्यूल बाहरी दुनिया में आता है, यानी स्टेट के पूरे कैलेंडर के बीच जहां और भी भर्तियां चल रही हैं, बिल्कुल, तब असलियत का सामना होता है। तब ये टेस्ट होता है कि क्या वो डेट्स एग्जीक्यूट की जा सकती हैं या नहीं। और ठीक यहीं आकर यूपीडीईएलएड का ये प्रस्तावित कार्यक्रम एक बहुत बड़े टकराव का शिकार हो गया है। और इसी क्लैश को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि एक ठोस प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर प्रस्ताव बनाने से पहले क्या दो विभाग आपस में बात नहीं करते? ये एक बहुत ही नेचुरल सवाल है। आमतौर पर लगता है कि सारी सरकारी बॉडीज एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो उन्हें एक दूसरे के टाइम टेबल का पता होना चाहिए। हाँ, मतलब कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना। पर हकीकत में ये सभी विभाग अपने आप में स्वतंत्र आयोग होते हैं। इनके अपने अलग डेडलाइंस और टारगेट्स होते हैं। जब हजारों छात्र दोनों सिस्टम का हिस्सा होते हैं, तब ग्राउंड लेवल पर आकर ये शॉर्ट सर्किट होता है, जिसे हम तिथियों का महाटकराव कह रहे हैं। तो चलिए इस महाटकराव को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक तरफ यूपीडीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है, जो 11 मई से शुरू होकर 16 मई तक लगातार चलना है। और ठीक उसी समय एलटी ग्रेड टियर मेंस की परीक्षा है, जिसकी डेट्स 16 और 17 में निर्धारित की गई हैं। एग्जैक्टली। अब इस ओवरलैप को देखिए। 16 मई को डीएलएड का आखिरी दिन है और उसी दिन एलटी ग्रेड मेंस का पहला पेपर है। यानी एक ही दिन में दो अलग पेपर्स। मैं तो कहता हूं ये वैसा ही है जैसे एक ही टाइम पर दो अलग शहरों में मौजूद रहने की चुनौती दी जाए। और ये कोई मामूली चुनौती नहीं है। ये एक छात्र के भविष्य को घोर संकट में डालने वाली स्थिति है। मैं मानती हूं कि एलटी ग्रेड एक हाई स्टेक्स परीक्षा है। लोग सालों तक इसकी तैयारी करते हैं। ये उनके परमानेंट करियर का सवाल है। सही बात है। और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम तो है नहीं, सीधे मेंस है। हाँ, और दूसरी तरफ डीएलएड सेमेस्टर क्लियर करना उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे आने वाली किसी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वो बैठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि छात्र सुबह की शिफ्ट में डीएलएड का पेपर दे दें और शाम की शिफ्ट में एलटी ग्रेड का? आखिर एक दिन में दो शिफ्ट्स देना एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से करवा ही सकता है। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन ज्योग्राफी इसकी इजाजत नहीं देती। डीएलएड के सेंटर्स ज्यादातर छात्रों के अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं,
लेकिन एलटी ग्रेड मेंस एक मैसिव स्टेट लेवल एग्जाम है जिसके सेंटर्स सिर्फ बड़े शहरों में बनते हैं। अरे हाँ, तो कोई विद्यार्थी जो सुबह अपने गांव या छोटे जिले में डीएलएड दे रहा है, वो 2 घंटे के गैप में 200 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे शहर कैसे जाएगा? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। सिस्टम ने उन्हें एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें अपने किसी एक सपने की कुर्बानी देनी होगी, जो कि पूरी तरह से अनफेयर है। ये सच में एक भयंकर स्थिति है। लेकिन यहाँ आकर ये विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ डेट्स का नहीं है, एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेंच परीक्षा केंद्रों का भी है। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि 22 अप्रैल की सूची आने के बाद ही क्लियर होगा कि डीएलएड के लिए पर्याप्त सेंटर बचे हैं या नहीं। ये 22 अप्रैल की डेडलाइन बहुत अहम है। हाँ, ये वो डेडलाइन है जो पीएनपी ने डीआईओएस और डीआईईटी के लिए तय की है। तो इनका क्या रोल होता है इसमें? देखिए, डीआईओएस यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और डीआईईटी, इन दोनों की ये संयुक्त जिम्मेदारी होती है कि वो ग्राउंड पर जाके देखें कि कौन से स्कूल्स में एग्जाम करवाने की सुरक्षित सुविधाएं हैं। फिर वो 22 अप्रैल तक एक वेरीफाइड लिस्ट पीएनपी को भेजते हैं। पर क्या कोई भी स्कूल सेंटर बन सकता है जिसमें थोड़ी जगह हो, वहां बच्चे बैठा दो? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ एक ऐसी कंडीशन है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। नियम के अनुसार प्रत्येक परीक्षा कक्ष में केवल 30 के गुणक में, यानी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 30 में ही छात्र बैठाए जाएंगे। वेट, सिर्फ 30 बच्चे एक कमरे में? अगर सेंटर्स कम पड़ रहे हैं तो एक कमरे में 40 या 45 बच्चे क्यों नहीं बैठा देते? इस रिजिडिटी के पीछे क्या लॉजिक है? ये रूल परीक्षा की शुचिता और एंटी चीटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए बनाया गया है। नियम कहता है कि हर 30 बच्चों पर एग्जैक्ट एक इन्विजिलेटर होना चाहिए। अगर कमरे में 40 बच्चे डाल दिए तो रेशियो गड़बड़ा जाएगा और पेपर लीक या नकल का खतरा बढ़ जाएगा। ओह, तभी छोटे कमरों वाले स्कूल्स लिस्ट से फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ऑप्शंस वैसे ही कम हो गए। लेकिन एक मिनट रुकिए, पिछले साल या उससे पहले भी तो ऐसी स्थिति आई थी। तब प्रशासन ने डेट्स बदल ली थी या एक्स्ट्रा स्कूल्स ढूंढ लिए थे। तो इस बार क्या अलग है? इस बार एक लॉजिस्टिकल फनल बन गया है। इसको ऐसे समझिए कि पीएनपी के लिए ये फैसला लेना एक ऐसी ट्रेन को ट्रैक पर उतारने जैसा है जहां पहले से ही 2 सुपरफास्ट ट्रेन्स फुल स्पीड में दौड़ रही हैं। मतलब 2 और परीक्षाएं? हाँ, एलटी ग्रेड और आगामी लेखपाल परीक्षाएं। इन दोनों एग्जाम्स ने पहले से ही स्टेट के हजारों प्रीमियम स्कूल्स और स्टाफ्स को एडवांस में बुक कर रखा है। तो पीएनपी के पास आगे के महीनों का कोई खाली कैनवस है ही नहीं। ओहो, उन्हें बस उन्हीं चुने-चुने सेंटर्स में अपना एग्जाम फिट करना है, वो भी इस 30 स्टूडेंट रूल के साथ। ये तो सच में एक प्रशासनिक नाइटमेयर है। बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रगल से निकलकर अगर हम उन छात्रों को देखें जिनके लिए ये सब हो रहा है, तो वहां भी हालत आसान नहीं है। छात्रों का समूह अब 2 बिल्कुल विपरीत हिस्सों में बंट गया है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि 2 अलग-अलग कैंप्स बन गए हैं और दोनों के डर अपनी अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। एक कैंप तो वो है जो पोस्टपोनमेंट का कड़े शब्दों में विरोध कर रहा है ना? सही पकड़ा आपने। ये वो छात्र हैं जो संख्या में मेजॉरिटी में हैं और सिर्फ यूपी डीएलएड की ही तैयारी कर रहे हैं। उनकी एक लौती मांग है कि परीक्षा 11 से 16 मई पर ही आयोजित होनी चाहिए। और इसके पीछे इनका भविष्य का डर भी तो है। अगर सेमेस्टर लेट होता है तो रिजल्ट लेट आएगा, और इस बीच अगर सरकार ने कोई नई शिक्षक भर्ती निकाल दी तो ये बच्चे तो फॉर्म भरने से ही वंचित रह जाएंगे। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि डिले होने का सीधा मतलब है आने वाले 3-4 सालों तक नौकरी पाने का मौका गवा देना। ये उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फिरने जैसा डर है। तो इनकी मांग तो बिल्कुल लॉजिकल है, पर दूसरा कैंप वो है जो पोस्टपोनमेंट का समर्थक है। ये वो छात्र हैं जो एलटी ग्रेड मेंस और डीएलएड दोनों देने वाले हैं। और इनका संकट और भी बड़ा है। उनका तर्क है कि उन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए मेहनत की है। ये लॉजिस्टिकल टकराव उनकी गलती तो नहीं है, तो एक सिस्टम फेलियर की सजा उन्हें क्यों मिल रही है? इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन दोनों पक्षों के हितों को संतुलित कैसे करेगा? तो इन सब बातों का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम पिछले ट्रेंड्स और लॉजिस्टिक्स को देखें तो पीएनपी का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सारी प्रैक्टिकल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ 2 सिनेरियो सामने आते हैं। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, सिनेरियो ए की संभावना सबसे अधिक है। ये हाईली लाइकली है। और सिनेरियो ए में क्या होता है? इसमें तिथियों में एक बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट किया जाएगा। पीएनपी परीक्षा को पूरी तरह पोस्टपोन करने की जगह सिर्फ डीएलएड 4th सेमेस्टर के आखिरी पेपर्स के आसपास 1-2 दिन का गैप दे सकती है। अच्छा,
तो ताकि LT ग्रेड से सीधा टकराव ना हो, अगर 15 मई के बाद सीधा 16 की जगह 18 या 19 मई को एग्जाम रख दिया जाए तो एक नेचुरल बैलेंस बन जाएगा। बिल्कुल। जो एंटी पोस्टपोनमेंट छात्र हैं उनका सेमेस्टर लेट नहीं होगा और जो LT ग्रेड दे रहे हैं उन्हें दूसरे शहर ट्रैवल करने का वक्त मिल जाएगा। एक छोटी सी शेड्यूलिंग शिफ्ट से सबकी प्रॉब्लम पार्शियली सॉल्व हो जाएगी। ये सच में सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन लगता है। पर दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा है सिनेरियो B, जिसमें लंबा पोस्टपोनमेंट हो, यानी एग्जाम को समर के महीनों में डाल देना, पर लेखपाल जैसी एग्जाम्स की वजह से सेंटर्स अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल और लेस लाइकली ऑप्शन है। समझ गया। तो जब स्थिति इतनी जटिल हो तो ऐसे में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? सबसे पहला कदम तो है धैर्य रखना। 22 अप्रैल का इंतजार करना अनिवार्य है। जब तक DIOS और DIT की फाइनल सेंटर लिस्ट PNP को नहीं मिल जाती, तब तक स्थिति साफ नहीं होगी। फालतू में पैनिक करके कोई फायदा नहीं है। सही कहा। और दूसरा कदम उन छात्रों के लिए जिनकी डेट्स सच में क्लैश कर रही हैं, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए, पर मर्यादा में। वो PNP को आधिकारिक ईमेल कर सकते हैं या ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। ये उनका हक है। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल कदम ये है कि अपनी एकेडमिक तैयारी लगातार जारी रखें। 11 मई को ही फाइनल लक्ष्य मानकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर 1-2 दिन का गैप मिल भी गया तो वो तो बस एक बोनस रिवीजन टाइम बन जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई रोक दी और एग्जाम टाइम पर हो गए तो उसका पूरा साइकिल बर्बाद हो जाएगा। सही कहा आपने। इस अनिश्चितता के तूफान में अपना फोकस बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत है। ज्ञान और तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। सही बात है। फोकस हिलना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी असमंजस क्यों ना हो। देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये स्थिति हमें दिखाती है कि एक छात्र का संघर्ष सिर्फ किताबों और सिलेबस तक सीमित नहीं होता। उसे सिस्टम के इस जटिल टाइम टेबल और लॉजिस्टिक्स के चक्रव्यूह से भी लड़ना पड़ता है। ये बस एग्जाम नहीं, उनके धैर्य की असली परीक्षा है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।